क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेमी है तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आपको ये पता होगा कि समबाहु त्रिभुज है यानी कि तीनों भुजाएं जो होती है वो बराबर लंबाई की होती है। अगर हम मान ले कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई a है तो तीनों भुजा की लंबाई a ही होगी। और अगर यहाँ पर हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इस तरह से आपको पता होगा कि ऊंचाई का सूत्र क्या होता है। ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 और यहाँ पर हमें लिखना होता है ए का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, जो समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है ना उसको हमने यहाँ पर ए से दर्शाया है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में ज्ञात ये करना है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला ये है कि √3/2 और मल्टीप्लाई यहाँ पर हमें करना होगा ए से, ए यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो भुजा ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि एक डाटा दिया हुआ है कि परिमाप कितना है 36√3 सेमी है। तो आप यहाँ पर समझिए कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो ए है और अगर हमें परिमाप निकालना है तो हम यहाँ पर तीनों भुजा को जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर तीनों भुजाएं कितनी है, ए ही तो है। तो यहाँ पर a + a इस तरह से हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों भुजाओं का योग कितना आएगा, 3a आएगा। तो यहाँ पर परिमाप कितना होगा, 3a होगा। लेकिन प्रश्न के अनुसार ये वैल्यू किसके बराबर है, 36√3 सेमी के बराबर है। तो यहाँ से हम a की वैल्यू तो ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम 36√3 में 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी। 3 से यहाँ पर 36 कट जाएगा कितनी बार, 12 बार। और यहाँ पर a बराबर कितना आ जाएगा, 12√3 सेमी आ जाएगा। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई है, 12√3 सेमी आ गई है। लेकिन अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। और ऊंचाई का सूत्र यहाँ पर होता है यानी कि h बराबर कितना होता है, हाइट अगर ज्ञात करनी है तो √3/2 a, इस तरह से यहाँ पर फॉर्मूला होता है। अब हमें a की वैल्यू भी पता है, यानी कि हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, प्रश्न के अनुसार 12√3 सेमी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12√3। अब हम इसको हल कर लेते हैं तो 2 से यहाँ पर 12 कट जाएगा 6 बार और यहाँ पर 6 और यहाँ पर √3 का गुणा √3 से होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 6 × 3 कितना होगा, 18 सेमी आएगा। तो प्रश्न में पूछा ये गया था कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो ऊंचाई यहाँ पर आंसर ये आया है कि 18 सेमी ऊंचाई होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगर यहाँ पर प्रश्न में पूछा जाता कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल भी आसानी से ज्ञात कर सकते, क्योंकि अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम यहाँ पर आसानी से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अगर हमें एरिया ज्ञात करना होता तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 और यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना होता है a² से। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर √3/4 हम लिखेंगे और a यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा, और भुजा यहाँ पर कितनी है, 12√3। तो यहाँ पर a² है ना, तो एक बार लिख दिया, फिर हमें यहाँ पर 2 बार लिखना होगा क्योंकि a² है। अब हम इसको हल कर सकते हैं। 4 के पहाड़े से यहाँ पर 12 कट जाता कितनी बार, 3 बार। और अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 3 का गुणा अगर 12 से होगा तो कितना आएगा, 36 आएगा। और यहाँ पर √3 का गुणा √3 से होगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर एक √3 बचेगा भी सही, तो इसको हम यहाँ पर गुणा में लिख देंगे। तो 36 × 3 करते तो यहाँ पर 108 आ जाता और साथ में यहाँ पर √3 भी आता और यहाँ पर हम लिखते सेमी स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते थे। लेकिन प्रश्न में तो पूछा क्या गया था कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, और यहाँ पर ऊंचाई का आंसर कितना आया है, 18 सेमी आया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है राम किसी कार्य का 2/5 भाग को 6 दिन में कर सकता है और श्याम इसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया और शेष कार्य तो अकेले मोहन के द्वारा 6 दिन में पूरा किया गया। श्याम और मोहन मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि राम अगर किसी कार्य को करता है ना तो उस कार्य का 2/5 भाग वह 6 दिन में कर सकता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो ये पता लगाते हैं कि राम उस कार्य को पूरा
कितने दिन में कर सकता है। अब आपको पता है कि 2/5 भाग को अगर वह कर रहा है तो उस कार्य को करने में उसको कितना समय लग रहा है, 6 दिन का समय लग रहा है। अब आप यहाँ पर मान सकते हो कि बट्टे में लिखा हुआ है 5, यहाँ पर आप मान सकते हो कि 5 यूनिट तो कुल कार्य है, लेकिन 5 यूनिट में से 2 यूनिट कार्य को करने में यहाँ पर राम को कितना समय लग रहा है, 6 दिन का समय लग रहा है। आप इस तरह से समझ लो कि यहाँ पर ऐसा कहा गया है ना कि 2/5 भाग करना है तो 6 दिन का समय लग रहा है। तो पट्टे में जो 5 लिखा हुआ है इसको तो हम कुल कार्य मान रहे हैं, लेकिन कुल कार्य में से यानी कि 5 यूनिट में से 2 यूनिट कार्य को करने में ही यहाँ पर राम को 6 दिन का समय लग रहा है। तो फिर राम 1 यूनिट कार्य कितने समय में कर रहा होगा, 1 यूनिट कार्य कर रहा होगा राम 3 दिन में। और यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं कि कुल कार्य यानी कि 5 यूनिट कार्य को करने में राम को कितना समय लगेगा। जब 1 यूनिट कार्य को करने में 3 दिन का समय लग रहा है ना, तो 5 यूनिट कार्य को करने में यहाँ पर 15 दिन का समय लगेगा। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो ये पता लगा है कि राम जो है किसी कार्य का 2/5 भाग तो 6 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन पूरा कार्य करने में उसको कितना समय लगेगा, 15 दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पर एक डाटा तो हमें मिल ही गया है कि राम अगर किसी कार्य को करे तो राम को समय लगेगा 15 दिन का। फिर दूसरा डाटा यहाँ पर यह है कि श्याम अगर इसी कार्य को करे तो श्याम तो 30% भाग को 3 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर अब हम ये पता लगाते हैं कि श्याम अगर इसी कार्य को करे तो पूरा कार्य कितने समय में कर पाएगा। अब आपको पता है कि 30% कार्य को करने में तो कितना समय लग रहा है, 3 दिन का समय लग रहा है। तो यहाँ पर अगर हम 1% का निकाले यानी कि 1% कार्य को करने में उसको कितना समय लगेगा, 3/30 दिन का समय लगेगा। लेकिन कार्य जो होगा वो पूरा 100% होगा ना, तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 से करना होगा। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 10 दिन। यानी कि शाम को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, 10 दिन का समय लगेगा। यदि 30% कार्य को वह 3 दिन में करता है तो 100% कार्य को करने में यहाँ पर उसको 10 दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि श्याम अगर उस कार्य को करे तो 10 दिन का समय उसको लगेगा। तो यहाँ पर अब प्रश्न में तो ऐसा कहा गया है कि उन्होंने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया। किस किसने, राम और श्याम ने कार्य किया है, लेकिन 4 दिन ही किया है उन्होंने। फिर क्या किया, उन्होंने कार्य छोड़ दिया होगा। शेष कार्य को फिर किसने किया है, अकेले मोहन ने ही किया। और कार्य कितने दिन में किया है, 6 दिन में पूरा किया है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है। तो पहले तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि कुल कार्य कितना होगा। राम जो है वो कार्य को करता है 15 दिन में पूरा, श्याम उसी कार्य को करता है 10 दिन में पूरा। तो 15 और 10 का अगर लैसे लिया जाएगा तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कुल कार्य कितना है, 30 यूनिट है। अब 30 यूनिट कार्य को करने में राम को कितना समय लगता है, 15 दिन का समय लगता है और श्याम को लगता है 10 दिन का समय। तो यहाँ पर हम इनकी दक्षता निकालते, दक्षता से हमें ये पता लग जाएगा कि ये एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता लगाना है ना कि इन्होंने 4 दिन में कितना कार्य किया होगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि 30 यूनिट तो कुल कार्य है। इसी कुल कार्य को करने में राम को कितना समय लगता है, 15 दिन का समय लगता है। इसे भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 यूनिट, यानी कि यह एक दिन में तो 2 यूनिट कार्य करता है और फिर 15 दिन में ये 30 यूनिट कार्य को कर लेगा। तो यहाँ पर जो राम की दक्षता आएगी, यानी कि राम जो है वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, 2 यूनिट कार्य कर सकता है। श्याम की दक्षता भी निकाल सकते हैं। कुल कार्य यहाँ पर 30 यूनिट है, दिनों की संख्या यहाँ पर 10 है। 0 से 0 कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा कि श्याम की जो दक्षता है वो कितनी है, 3 यूनिट प्रतिदिन। यानी कि जो श्याम है ना वो एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने राम और श्याम की दक्षता निकाल ली है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि आगे प्रश्न में कहा गया है कि उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया और शेष कार्य फिर अकेले मोहन के द्वारा 6 दिन में किया गया। तो पहले तो हम ये पता लगाते हैं कि राम और श्याम ने मिलकर कार्य तो किया है, लेकिन 4 दिन में यह कितना कार्य कर सकते हैं।
यानी कि आप यहाँ पर देखिए कि राम अगर कार्य करे तो एक दिन में वह 2 यूनिट कार्य करता है और श्याम अगर कार्य करे तो एक दिन में वह 3 यूनिट कार्य करता है। यानी कि राम और श्याम का एक दिन का काम तो कितना है, 5 यूनिट कार्य करने का है। यानी कि इन दोनों की अगर कुल मिलाकर दक्षता को देखा जाए तो एक दिन में यह कितना कार्य कर सकते हैं, 5 यूनिट कार्य कर सकते हैं। और 4 दिन में यह कितना कार्य कर लेंगे, क्योंकि 4 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया है। तो 5 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 यूनिट। यानी कि 4 दिन में इन्होंने 20 यूनिट कार्य कर लिया है। अगर 20 यूनिट कार्य कर ही लिया है तो फिर कार्य शेष कितना बचा है, कार्य तो 30 यूनिट है और 30 यूनिट में से 20 यूनिट कार्य तो इन्होंने 4 दिन में ही पूरा कर लिया है, तो 10 यूनिट कार्य शेष बचा है। और इस 10 यूनिट कार्य को अब कौन करेगा, अकेला मोहन करेगा शेष कार्य को, क्योंकि 4 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया है। अब शेष कार्य को अकेला मोहन करेगा और कितने समय में पूरा करेगा, 6 दिन में पूरा करेगा। तो अब आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर राम और श्याम ने मिलकर 4 दिन तक कार्य तो किया, लेकिन कार्य कितना किया, 20 यूनिट कार्य किया। अब यहाँ पर शेष कार्य बच गया है कितना, 10 यूनिट। और इस कार्य को कौन करेगा आपको पता है, यहाँ पर मोहन के द्वारा कार्य किया जाएगा और ये कितने दिन में करेगा, 6 दिन में कार्य करेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो अब ये पता लगाते हैं कि मोहन एक दिन में कितना कार्य करता होगा, क्योंकि इससे हमें ये पता लग जाएगा कि मोहन की दक्षता कितनी है। जैसा कि हमें ये पता लग गया है कि राम एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, 2 यूनिट कार्य कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि राम जो है वो 15 दिन में 30 यूनिट कार्य करता है। तो उससे हमने ये पता लगा लिया कि राम जो है वो एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 यूनिट कार्य करता है। श्याम एक दिन में कितना करता है, 3 यूनिट कार्य करता है। तो अब हम यहाँ पर ये पता लगा रहे हैं कि मोहन जो है वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, क्योंकि हमें ये पता लग गया है कि मोहन जो है वो 10 यूनिट कार्य को करने में 6 दिन का समय लेता है। तो एक दिन में वह कितना कार्य करता होगा, तो यहाँ पर 10 यूनिट कार्य है और दिनों की संख्या 6 है। तो यहाँ पर हम 10 में 6 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर हम काट लेते हैं 2 के पहाड़े से, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/3 यूनिट। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि जो मोहन की दक्षता है वो एक दिन में कार्य करने की कितनी है, 5/3 यूनिट है। तो इस तरह से आप ये भी समझ गए कि यहाँ पर मोहन की दक्षता जो है वो कितनी आएगी। मोहन की दक्षता यहाँ पर आई है 5/3 यूनिट प्रतिदिन। एक दिन का कार्य कितना है, 5/3 यूनिट। अब हमें ज्ञात ये करना है कि श्याम और मोहन मिलकर कार्य करेंगे, यानी कि अब कौन कार्य करेगा, श्याम और मोहन मिलकर कार्य करेंगे। तो श्याम तो एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है और मोहन एक दिन में 5/3 यूनिट कार्य कर सकता है। लेकिन प्रश्न में कहा यह गया है कि मूल कार्य का 70% भाग ये कार्य करेंगे और कितने समय में कार्य पूरा होगा। यानी कि यहाँ पर आप ये समझिए कि मूल कार्य कितना है, 30 यूनिट है और 30 यूनिट का कितना कार्य करना है, इनको 70% कार्य करना है। तो यहाँ पर हम पहले तो ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर 30 यूनिट का 70% कितना होगा। आप ये आसानी से निकाल सकते हो, कुल कार्य नहीं करना है, केवल 70% कार्य ही करना है। तो यहाँ पर कार्य कितना आ जाएगा, 21 यूनिट आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर श्याम और मोहन को मिलकर कार्य करना है, लेकिन कितना कार्य करना है, 21 यूनिट कार्य करना है। तो यहाँ पर आपको ये भी पता लग गया है कि यहाँ पर अब इनको कार्य कितना करना है, 21 यूनिट कार्य करना है। तो प्रश्न में पूछा ये गया है कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा। यानी कि यहाँ पर ऐसा पूछा गया है कि 21 यूनिट कार्य करना है और करना किसको है, श्याम को करना है और मोहन को करना है। तो यहाँ पर हम पहले तो ये पता लगाते हैं कि ये एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, फिर हम ये पता लगाएंगे कि 21 यूनिट कार्य को करने में कितना समय इनको लगेगा। एक दिन में आप ये देखिए कि श्याम तो करता है 3 यूनिट कार्य और मोहन कितना करता है, 5/3 यूनिट कार्य करता है। तो यहाँ पर हम इन दोनों की दक्षता को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आएगा 9 + 5। तो इन दोनों की कुल मिलाकर दक्षता कितनी आ जाएगी, 14/3 यूनिट प्रतिदिन। यानी कि ये दोनों मिलकर जब कार्य करेंगे ना, तो एक दिन में ये कितना कार्य कर लेंगे, 14/3 यूनिट कार्य कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर ये पता लगाते हैं कि इनको 21 यूनिट कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो 21 यूनिट कार्य करना है और एक दिन में कार्य कितना कर सकते हैं, 14/3। तो यहाँ पर हमें 21 यूनिट में 14/3 से यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर आप
इस तरह से प्रश्न को हल कर सकते हो कि 21 यूनिट कार्य तो इनको करना है और यहाँ पर इनके द्वारा एक दिन का कार्य कितना है 14/3, तो यहाँ पर हमें 14/3 लिखना होगा और ऊपर यहाँ पर 3 चला जाएगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 7 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं कट जाएगी, तो 7 या 21 और 7 दूनी 14, 3 का गुणा 3 से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और बट्टे में आएगा 2, 9/2 यानी कि कितना होता है 4.5 होता है, या फिर आप लिख सकते हो 4 सही 1/2 दिन। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि श्याम और मोहन मिलकर मूल कार्य का 70% यानी कि 21 यूनिट कार्य को कितने समय में पूरा कर पाएंगे। तो आंसर आया है 4.5 दिन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपये में 5 किलो प्याज कम खरीद सकती है। प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम है, यानी कि 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य कितना है। तो यहाँ पर प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि प्याज के मूल्य में वृद्धि हो रही है। तो आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को समझिए पहले। तो जैसा कि आप ऐसा समझ सकते हो कि प्याज का मूल्य पहले था 4 रुपये किलो, यानी कि 1 किलो जो प्याज है ना वो 4 रुपये के आते थे। और आपको ये पता होना चाहिए कि आप यहाँ पर 20 रुपये खर्च कर रहे हो प्याज को खरीदने में। प्याज को जब आप खरीदो तो कितने रुपए खर्च कर रहे हो, 20 रुपये खर्च कर रहे हो। तो अब आप ये बता सकते हो कि प्याज कितने आएंगे। 5 किलो प्याज आप खरीद सकते हो, क्योंकि 1 किलो प्याज का मूल्य 4 रुपये है। 20 रुपये आपको खर्च करने हैं, जैसा कि आप प्रश्न के अनुसार भी समझ सकते हो, क्योंकि प्रश्न में तो ऐसा कहा गया है कि आपको कितना खर्च करना है, 200 रुपये खर्च करना है। तो अब आप ये समझ सकते हो कि अगर 1 किलो प्याज 4 रुपये का है तो आप 50 किलो प्याज खरीद सकते हो 200 रुपये के। लेकिन प्याज के मूल्य में वृद्धि हो गई है, जैसा कि आप समझ सकते हो कि पहले 4 था, तो अब हम ऐसा मान लेते हैं कि अब 1 किलो जो प्याज है वो 5 रुपये का आता है। तो फिर आप 200 रुपये में कितने प्याज खरीद पाओगे। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है ना कि 200 रुपये में ही प्याज खरीदने हैं। पहले भी जब मूल्य में वृद्धि नहीं हुई थी और अब भी जब मूल्य में वृद्धि हो गई है, खर्च तो कितने करने हैं, 200 रुपये ही करने हैं। लेकिन अब आप यहाँ पर ये देखोगे कि जब 1 किलो प्याज का मूल्य 5 रुपये हो गया है और आपको खर्च 200 रुपये ही करने, ये एक एग्जाम्पल से आपको समझाया जा रहा है। लेकिन प्रश्न को हल करने का तरीका अलग होगा। लेकिन आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए कि 200 रुपये ही खर्च करने हैं, लेकिन मूल्य में वृद्धि हुई है। पहले 1 किलो प्याज जो है वो 4 रुपये के आते थे, लेकिन मूल्य में वृद्धि हो गई तो अब 1 किलो प्याज कितने के आते हैं, 5 रुपये के आते हैं। तो अब आप यहाँ पर पता लगा सकते हो कि 200 रुपये में कितने किलो प्याज आएंगे, 40 किलो प्याज आएंगे। और अब आप ये देख सकते हो कि जैसे ही यहाँ पर मूल्य में वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले आप जो प्याज खरीद सकते थे वो 50 किलो खरीद सकते थे, लेकिन मूल्य में वृद्धि के कारण यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब आप 40 किलो प्याज खरीद पाओगे, यानी कि 10 किलो प्याज कम खरीद पाओगे। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न में तो कहा गया है कि 5 किलो प्याज कम खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्या समझना है। आप यहाँ पर ये समझ सकते हो कि यहाँ पर हम मूल्य का अनुपात भी निकाल सकते हैं और यहाँ पर हम मात्रा का अनुपात भी निकाल सकते हैं। मूल्य का अनुपात पहले वाला और नए वाले के बीच में। तो आप यहाँ पर देखो कि पहले वाला जो मूल्य था प्याज का वो कितना था, 4 था, और अब कितना है, 5। तो यहाँ पर हम अनुपात निकालेंगे तो 4:5 लिख देंगे। मूल्य के बीच में निकाला जाएगा तो, और मात्रा के बीच में निकाला जाएगा। अगर यहाँ पर मूल्य जब 4 था तो मात्रा कितनी थी, 50 किलो, यानी कि 50 किलो प्याज खरीदे जा सकते थे। तो यहाँ पर हम 50 लिख सकते हैं। और आप देख सकते हो कि जब मूल्य 5 रुपये किलो हो गया, यानी कि 1 किलो प्याज 5 रुपये के आने लगे, तो मात्रा कितनी हो गई, 40 किलो हो गई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अनुपात में 40। और जब हम इस अनुपात को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर यह अनुपात होगा 5:4। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि जैसा कि आपने देखा कि मूल्य का अनुपात तो यहाँ पर 4:5 है, और मात्रा का जो अनुपात है ना वो मूल्य के अनुपात का ही उल्टा है, और ये कितना है, 5:4 है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो रुपए खर्च किए गए हैं ना वो कितने हैं, बराबर ही है। यानी कि जो दो कंडीशन हमने मानी है, यानी कि जब मूल्य नहीं बढ़ा था और दूसरा कंडीशन जब मूल्य बढ़ गया है, तो दोनों कंडीशन में जो रुपए खर्च किए गए हैं ना वो समान रुपए ही खर्च किए गए हैं। जब रुपए समान होते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आप समझिए
समझिए कि जो मूल्य का अनुपात होता है उसी का उल्टा करने पर मात्रा का अनुपात आ जाता है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पर प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मूल्य का अनुपात, लेकिन अब हम प्रश्न के अनुसार हल करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे ओल्ड और यहाँ पर लिखेंगे न्यू। अब आप यहाँ पर देखिए कि मूल्य में जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है, 25% वृद्धि हो रही है। तो 25% का अगर भिन्न रूप निकाला जाएगा तो हमें लिखना होगा 25 और प्रतिशत का चिन्ह हम हटाएंगे तो बट्टे में लिखेंगे 100 और जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/4 के बराबर। तो 25% का भिन्न रूप क्या होता है, 1/4 होता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि मूल्य में वृद्धि हो रही है, बट्टे में लिखा हुआ है 4, तो इस मूल्य को तो हम मानेंगे पहले वाला मूल्य और वृद्धि कितने की हो रही है, 25% की। तो 4 का 25% किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर अगर पहले वाला मूल्य हमने 4 माना है और 25% की वृद्धि हो रही है पहले वाले मूल्य में, तो 1 यूनिट की वृद्धि होगी और नया मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर जो ये 25% मूल्य में वृद्धि हो रही थी, तो यहाँ पर हमने माना कि पहले वाला मूल्य 4 यूनिट है और अब मूल्य में वृद्धि हो गई है तो नया मूल्य कितना हो गया है, 5 यूनिट हो गया, यानी कि 5 रुपये हो गया। आप इस तरह से भी समझ सकते हो। तो मूल्य का अनुपात अगर हमने निकाल लिया है तो अब हम मात्रा का अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि यहाँ पर जो खर्च रुपए करने हैं वो 200 रुपये ही करने हैं। चाहे मूल्य में वृद्धि नहीं हुई थी और मूल्य में वृद्धि हो गई है तब भी 200 रुपये ही खर्च करने हैं। अगर खर्च समान रुपए करने हैं तो हम मात्रा का अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं, मूल्य के अनुपात का ही उल्टा कर देंगे। यानी कि जो 4:5 यहाँ पर मूल्य का अनुपात है तो यहाँ पर हम 5:4 लिख देंगे मात्रा का अनुपात। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि जब मूल्य पहले वाला था तो उस स्थिति में मात्रा कितनी थी, 5 यूनिट थी। या फिर आप समझ लीजिए कि 5 किलो चावल, 5 किलो प्याज खरीदे जा सकते थे। लेकिन जैसे ही मूल्य में वृद्धि हुई तो अब आप देख सकते हो कि प्याज में भी कमी हुई है। यानी कि पहले 5 यूनिट खरीदे जाते थे लेकिन अब 4 यूनिट खरीदे जाते हैं। तो यहाँ पर कितने की कमी आई है मात्रा में, आप देख सकते हो। कमी अगर अनुपात से देखी जाए तो 1 यूनिट की कमी आई है, लेकिन प्रश्न के अनुसार जो ये कमी आई है वो कितने की है, 5 किलो प्याज की है। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू हम लिख सकते हैं 5 किलो। यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5 किलो के बराबर आ गई। तो यहाँ पर अब हम 5 यूनिट की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं और 4 यूनिट की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। पर अगर हम 5 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करेंगे, आपको पता है ना कि 1 यूनिट बराबर कितना है, 5 किलो है ना। तो 5 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है तो यहाँ पर हमें 5 का ही गुणा करना होगा, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 5 किलो है। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 25 किलो हो जाएगा। यानी कि पहले 200 रुपये में कितने प्याज खरीदे जाते थे, 25 किलो प्याज खरीदे जाते थे। लेकिन अब जैसे ही मूल्य में वृद्धि हुई है तो अब कितने खरीद पा रहे हैं, 4 यूनिट खरीद पा रहे हैं। लेकिन 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर भी हम 5 का ही गुणा करेंगे, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 5 किलो है तो 4 यूनिट बराबर होगा 20 किलो। यानी कि पहले अगर 25 किलो प्याज खरीदे जाते थे 200 रुपये में, तो अब यहाँ पर कितने खरीदे जाएंगे, 20 किलो खरीदे जाएंगे। यानी कि 5 किलो प्याज हम कम खरीद पाएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना था कि कितने पहले खरीदे जाते थे, अब कितने खरीदे जाते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता तो ज़रूर आंसर यही होता, लेकिन प्रश्न में तो ये पूछा गया है कि प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। यानी कि प्याज का मूल्य जो बढ़ा हुआ है वो कितना है। तो अब आप ये कैसे पता लगाओगे, अब आपको ये तो पता है कि 200 रुपये ही खर्च करने हैं। पहले भी 200 रुपये खर्च किए जाते थे, अब भी 200 रुपये ही खर्च किए जाएंगे। तो 1 किलो प्याज का मूल्य हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि पहले 25 किलो प्याज खरीद पा रहे थे और अब 20 किलो प्याज खरीद सकते हैं 200 रुपये में। क्योंकि मूल्य बढ़ गया है इसके कारण मात्रा भी कम हो गई है। तो आप यहाँ पर समझिए, अगर पहले वाला मूल्य पूछा जाता तो हम कैसे निकालते। हमको पता है कि 200 रुपये खर्च करने हैं और 25 किलो प्याज हम खरीद पा रहे हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ ये होगा कि 1 किलो प्याज का मूल्य कितना था, 8 रुपये था। लेकिन अब 200 रुपये में हम 20 किलो प्याज खरीद पा रहे हैं, तो 1 किलो प्याज का मूल्य निकालना है तो 200 में हम 20 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 1 किलो प्याज का मूल्य कितना आ जाएगा, 10 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर प्रश्न में पूछा गया है कि प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य, यानी कि प्याज के मूल्य में वृद्धि हुई है, तो वृद्धि के बाद अब कितना मूल्य हो गया है, 10 रुपये हो गया है। यानी कि 1 किलो प्याज 10 रुपये में आते हैं। अगर पहले वाला मूल्य पूछा जाता तो उसका आंसर भी यहाँ पर आ ही चुका है कि 8 रुपये में
1 किलो प्याज पहले आते थे लेकिन वृद्धि हुई, इसके कारण 1 किलो प्याज का मूल्य 10 रुपये हो गया। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4455 वर्ग सेमी है और इसका जो व्यास है शंकु का वो कितना है, 105 सेमी है। इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको पता होगा कि शंकु की जो आकृति होती है वो इस प्रकार होती है। यहाँ पर नीचे जो होता है वो वृत्त होता है और यहाँ पर जो व्यास दिया हुआ है ना वो इसी वृत्त का व्यास दिया हुआ है। और कितना दिया हुआ है ये आपको पता है कि 105 सेमी दिया हुआ है। और आपको पता होगा कि इस तरह से हम शंकु की ऊंचाई को बना सकते हैं। और यहाँ पर जो इस तरह की ऊंचाई है इसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं, ये तिर्यक ऊंचाई है। तो इस तरह से शंकु में क्या क्या आपको ध्यान रखना है, शंकु की ऊंचाई यानी कि एच, और शंकु की त्रिज्या और शंकु की तिर्यक ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में तो पूछा गया है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, और यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है वो हमें समझना होगा। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 4455 है। और आपको पता होगा कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हो। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है पाई आर एल। और इसमें पाई की वैल्यू आपको पता है कि क्या रखनी होती है, 22/7 भी रख सकते हो और यहाँ पर आप 3.14 भी रख सकते हो। ये तो कैलकुलेशन के अनुसार आप रख सकते हो। और आर की वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हो क्योंकि प्रश्न में दी हुई है। यहाँ पर व्यास दिया हुआ है लेकिन त्रिज्या तो हम निकाल सकते हैं। व्यास का आधा ही क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर 105 ये तो व्यास होगा, लेकिन यहाँ पर हमें आर के स्थान पर त्रिज्या लिखनी है तो बट्टे में हमें 2 लिखना होगा। यानी कि जो व्यास दिया हुआ है उसका आधा हमें लिखना है। तो यहाँ पर अब हम L को तो यहाँ पर L से ही दर्शाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है और L यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई को ही प्रदर्शित कर रहा है। तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है तो यहाँ पर L के स्थान पर L ही रहेगा। लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है वो कितना है, 4455 वर्ग सेमी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के स्थान पर 4455। तो आइए अब हम इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करना बहुत ही आसान है। 7 के पहाड़े से हम 105 को काट सकते हैं, ये कटेगा 15 बार। और यहाँ पर 11 के पहाड़े से हम यहाँ पर काट सकते हैं 4455 को। यहाँ पर ये 22 तो कटेगा 2 बार और यहाँ पर ये कटेगा 405 बार। और यहाँ पर आप 2 से 2 भी काट सकते हो। 15 के पहाड़े से यहाँ पर 405 को काटा जा सकता है और ये कितनी बार कटेगा, तो यहाँ पर 15 दूनी 30 हो जाएगा और 15 सत्ता 105। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आ गया है 27 सेमी। एल बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर कितनी आएगी, 27 सेमी आएगी और यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70 है और द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल 3.5x है, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में 4 संख्याएं दी हुई है और 4 संख्याओं के बारे में संबंध दिया हुआ है और अनुपातिक संबंध दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि 4 संख्याओं के बीच में अनुपात का जो संबंध है वो इस प्रकार के होगा कि फर्स्ट अनुपात सेकंड, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में जो ये अनुपात है ये किस अनुपात के बराबर होगा, जो अनुपात यहाँ पर तीसरी संख्या और चौथी संख्या के बीच में होगा। इस तरह से आपको समझना है, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो फर्स्ट और ये अनुपात के स्थान पर तो आप बट्टा भी लिख सकते हो और यहाँ पर आ जाएगा सेकंड। ये समान अनुपात का चिन्ह है तो इसके स्थान पर तो आप बराबर भी लिख सकते हो और यहाँ पर लिख सकते हो थर्ड संख्या, बट्टे में यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्थ संख्या। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर प्रश्न को जो हल करना है आपको किस तरह से करना है आप यहाँ पर समझिए। आपको ये तो पता ही होगा कि जब इस तरह से अनुपात दिया होता है तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है, वो क्या होती है आपको समझना होगा। पहली संख्या का गुणा आप अगर चौथी संख्या से करते हो यानी कि फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई फोर्थ संख्या, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये समझना है। और प्रश्न में ये दोनों डाटा दिया हुआ है, यानी कि प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल कितना है, 70 है। यानी कि पहली और चौथी संख्या जो लिखी होगी उनका गुणनफल यहाँ पर दिया ही हुआ है तो यहाँ पर हम 70 लिख सकते हैं और ये किसके बराबर होगा,
दूसरे और तीसरे पद का जो गुणनफल है वो कितना है 3.5x, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3.5x। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू ही ज्ञात करनी है और हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दशमलव हटा सकते हैं और पट्टे में आ जाएगा 10, और 35 के पहाड़े से हम 70 को काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और 10 का हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 20, तो यही सही आंसर होगा।